Hello student, today we are starting a new chapter. The name of the chapter is Non-Profit Organization. It is also called as Not for Profit Organization, जिसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं NPO, नॉन या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जैसे आपको पता चल रहा है नाम से ही कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऐसा बिजनेस हम कर रहे हैं जो कि प्रॉफिट के लिए नहीं है बल्कि सोशल वेलफेयर के लिए, सर्विस देने के लिए है। अब यहाँ पे हमको इस तरह से समझना होगा कि जब हम लोग बिजनेस एक्टिविटीज़ की बात करते हैं तो बिजनेस एक्टिविटीज़ को हम दो सेक्शन में डिवाइड करते हैं। एक होता है प्रॉफिट मोटिव और एक होता है तुम्हारा सोशल या सर्विस मोटिव। प्रॉफिट मोटिव की जब बात करते हैं तो हम जो बिजनेस कर रहे हैं उसका ऑब्जेक्ट, उसका इंटेंशन ही यही होता है कि वी वांट टू अर्न द प्रॉफिट। हमारा बिजनेस खोलने का इंटेंशन ही यही था कि हमको प्रॉफिट अर्न करना है। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो हम बिजनेस को बंद कर देंगे। उसी तरह से दूसरी जो एक्टिविटीज़ होती है सोशल या सर्विस एक्टिविटीज़, जो हम एक्टिविटी तो कर रहे हैं, बिजनेस तो कर रहे हैं लेकिन प्रॉफिट के लिए नहीं कर रहे बल्कि सोसाइटी के अच्छे के लिए कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए आपने कोई कल्चरल एक्टिविटीज़ चालू कर दिया है या कोई क्लब चालू कर दिया है एजेड ग्रुप के लिए, जहाँ पर वे लोग आएंगे, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, थोड़ा उस जगह पर बैठेंगे, आपस में बातें करेंगे, थोड़ा एंटरटेनमेंट मिलेगा और उसके बाद चले जाते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर हम एक्टिविटीज़ तो कर रहे लेकिन उसके पीछे हमारा कोई मनसा प्रॉफिट अर्न करने का नहीं है, हम बिजनेस कर रहे हैं सोशल सर्विस के लिए। तो ऐसी एक्टिविटीज़ अगर आप देखो तो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आ सकती है, जैसे कि एजुकेशनल एक्टिविटीज़ है। आपने ऐसी जगह पे स्कूल खोल दिया जहाँ पर गरीब बच्चे लोग आके पढ़ते हैं। उस एक्टिविटी को चलाने के लिए आपने सोचा कि पैसे कहाँ से आएंगे, तो लोगों से आपने डोनेशन मांगना चालू कर दिया। लोगों को उस एक्टिविटीज़ से जोड़ने के लिए रिक्वेस्ट करने लग गए, उनसे यह कहने लग गए कि आप इसके मेंबर बन जाओ। मेंबरशिप फ़ीस उनसे लेने लग गए। कोई स्पेशल गेस्ट को बुलाकर वहाँ पे प्रोग्राम कर दिया, उनसे डोनेशन मांगने लग गए और उस पैसे को उस सोशल कॉज के लिए हमने इस्तेमाल करना चालू कर दिया। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ आप करना चाहते हैं। तो ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज़ है जो हम अपने अगल बगल देखते हैं। बहुत लोग इसको सोसाइटी का नाम देते हैं, बहुत लोग इसको ट्रस्ट बोलते हैं, बहुत लोग अगर लोकल लैंग्वेज में कहे तो मंडल बोलते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि अगल बगल के जो पढ़े लिखे होते हैं या समझदार होते हैं वो चाहते हैं कि सोसाइटी में लोग की हम हेल्प करें, तो अपने आप को इकट्ठा करते हैं, एक सोसाइटी या ट्रस्ट की शुरुआत करते हैं और उसमें लोगों को जोड़ने की कोशिश करते हैं। और उस ट्रस्ट का, उस एसोसिएशन का अपना एक इंटेंशन होता है, जैसा हम गरीब बच्चों को पढ़ाएंगे या गरीबों का इलाज करेंगे या नीडी पीपल जिनको ज़रूरत है खाने पीने की सेवा करेंगे। इस तरह की एक्टिविटीज़ आप जब करने की बात करते हैं तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि दो एक्टिविटीज़ से हम जुड़े हुए हैं। एक होता है प्रॉफिट मोटिव एक्टिविटीज़ और एक होता है सोशल या सर्विस मोटिव एक्टिविटीज़। तो ये चैप्टर हमारा जो है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये सर्विस मोटिव या सोशल कॉज रिलेटेड एक्टिविटीज़ है, जहाँ पर हमको ट्रांजैक्शंस तो होंगे। तो जहाँ पे आपका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है तो वहाँ पे आपको अकाउंट्स तो बनाना ही पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा? क्योंकि आपको ये तो देखना पड़ेगा कि आपके पास कितने पैसे हैं, उन पैसों का
आप किस तरह से इस्तेमाल करते हो, क्योंकि अगर आपके पास पैसे ही नहीं है तो आप एक्टिविटी किस तरह से कर पाओगे। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके पास पैसे है, कितने पैसे है, तो उस हिसाब से आप उतनी एक्टिविटीज़ कर सकते हो, उतने लोगों को हेल्प कर सकते हो। तो आपके पास पैसों का हिसाब किताब होना चाहिए। प्लस जिन्होंने भी आपको डोनेशन दिया होगा या जिन्होंने भी मेंबरशिप लिया होगा आपके पास, वो तो बोलेंगे ना कि सर हमने पैसा दिया था ये सोच के कि आप सोशल कॉज के लिए कोई काम कर रहे हैं, लोगों के फ़ायदे के लिए काम कर रहे हैं, तो हमारा पैसा गया कहाँ पे। तो इसलिए हमको भी चाहिए कि उन पैसों का अच्छे से इस्तेमाल करें, उसका हिसाब किताब रखें। तो इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, जो भी हम एक्टिविटीज़ करेंगे, जहाँ से भी हमको पैसा मिलेगा इन फॉर्म ऑफ मेंबरशिप फीस, डोनेशन, लेगेसी, एंट्रेंस फीस, एडमिशन फीस, तो उन सब का हिसाब किताब रखेंगे। साथ साथ में जहाँ पे भी हम स्पेंड करेंगे, हमारी एक्टिविटीज़ को प्रोवाइड करेंगे, उसके जो भी एक्सपेंसेस होगा उसका हिसाब किताब तो हमको रखना पड़ेगा। तो एट दी एंड जब हमारा भी एक फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होगा 31 मार्च को, तो हम पूरा रिकॉर्ड प्रेजेंट कर सकते हैं अपने मेंबर्स के सामने। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि जब हम किसी गेस्ट को बुलाते हैं तो गेस्ट को हम किस तरह से बताएं कि हम कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, हमने क्या क्या लोगों को अब तक सर्विसेज दिया हुआ है। तो एक डेटा हमारे पास अवेलेबल होगा। तो उस समय अगर हम उनके पास ये अकाउंट्स इस तरह का रिकॉर्ड लेके जाते हैं कि देखो इस साल हमारे पास इतने डोनेशन आया था, इन लोगों ने डोनेशन दिया था, उसका रिकॉर्ड हमारे पास अच्छे से बनाया हुआ है, इतने लोगों को हम लोगों ने सर्विस दिया, इतने लोगों को हम लोगों ने खाना फूड प्रोवाइड किया, इतने लोगों को हम लोगों ने एजुकेशन दिया है, तो उनको भी भरोसा होता है कि हाँ ये रियल में एक अच्छा खासा ट्रस्ट या एसोसिएशन है जो लोगों के फ़ायदे के लिए काम कर रही है। तो थोड़ा बहुत आपको माहौल पता चल गया होगा कि ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। अब थोड़ा सा मीनिंग देखेंगे, फिर देखेंगे कि प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर डिफरेंसेस क्या है, फिर थोड़ा सा उसके ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल्स इसके अंदर आप देखोगे कि कौन कौन से लोग हैं जो इसके अंदर होते हैं, कौन कौन से बिजनेसेस इसके अंदर आते हैं। फिर बाद में हम धीरे से इसके अकाउंटिंग प्रोसीजर पे जाएंगे जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आप इस चैप्टर को करते समय ये दिमाग में डाल दो कि आपको अपने दिमाग में एक सोशल कॉज या एक तरह का देखा जाए कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का पूरा माहौल तैयार करना होगा। तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही सिंपल हो जाएगा। कॉम्प्लिकेटेड इसलिए हो पाता है क्योंकि इसके अंदर आप देखोगे कि मेंबरशिप फीस मिल रहा है, डोनेशन मिल रहा है, कभी कम मिल रहा है, कभी ज़्यादा मिल रहा है, कभी एडवांस में मिल रहा है, कभी 2 साल पुराना पैसा मिल रहा है। क्योंकि ये एसोसिएशन है, आप किसी के ऊपर प्रोफेशनलिज्म या इस तरह से प्रेशराइज करके पैसा नहीं ले सकते। तो आपको वहाँ पे थोड़ा सा इस तरह से लगेगा कि यार ये कब का पैसा है, करंट ईयर का है, नेक्स्ट ईयर का है, लास्ट ईयर का है, तो उसको किस तरह से रिकॉर्ड में लिखा जाए। अदरवाइज़ आपने फाइनल अकाउंट किया हुआ है, बहुत सारे अकाउंट्स आपने किया है, उसी तरह का इसमें भी ट्रांजैक्शंस होंगे, जर्नल एंट्रीज होती है, प्रॉपर रिकॉर्ड बनता है, जैसा लेज़र अकाउंट, ट्रायल बैलेंस, ये सब चीज़ें होती है। लेकिन मेन मुद्दा क्या है अकाउंट्स का, कहाँ पे हमको आके इसके ज़्यादा ध्यान देना है, कॉन्सेंट्रेट करना है, उस पर हम लोग जाकर रुक जाएंगे और उस पर भी ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देंगे। तो कुछ थ्योरी पार्ट आपके आँख के सामने है, मैं उसको रीड करता हूँ, अब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जो कुछ भी मैं बताया उस पर अभी हम लोग ध्यान देते हैं, ठीक है। तो आप देखोगे कि हमारे पास चैप्टर का नाम है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको बोलते हैं एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहला पार्ट है मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स एंड पर्पस। फर्स्ट पॉइंट है एनी ऑर्गेनाइजेशन, association, club or concern which operates its activities
for the benefit of its members or others and do not have profit motive is called not for profit organization. Means any association, club, trust, mandal, society which operate their activities for their members or outsiders and do not have profit motive. सबसे मेन पॉइंट क्या आपका, डू नॉट हैव प्रॉफिट मोटिव इज कॉल्ड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको बोलेंगे हम लोग NPO. ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट है, दिस ऑर्गेनाइजेशन कॉन्सेंट्रेट their effort for providing the best possible services at a moderate rate even without any charges. Changes नहीं है, charges. Without any charges. So this organization concentrate their effort for providing the best possible services at a moderate rate. मतलब जो भी सर्विसेज दे रही बहुत ही सस्ती होती है, यहाँ तक कि कभी कभी अपनी सर्विसेज के लिए कोई चार्ज नहीं करते हैं. बहुत सारी सोसाइटी या ट्रस्ट आपने देखा होगा, जैसे कोई टेम्पल है, वो बहुत सारी सर्विसेज ऐसी देती है जिसका कोई चार्ज नहीं करता है. स्कॉलरशिप देते हैं, साथ साथ में कोई ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ने में होशियार है लेकिन पैसे नहीं है, तो उनको क्या करते हैं, स्पॉन्सर करते हैं, अब फंड प्रोवाइड करते हैं. नॉट, थर्ड पॉइंट है अब, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, collect income through subscription, donation, government grants, subsidies, concessions, entrance fees, admission fees, etc. अब इनको पैसे कहाँ से मिलते हैं? जैसे हम लोग प्रॉफिट मोटिव वाले चैप्टर के अंदर जहाँ पे हम बिजनेस करते हैं, गुड्स को सेल करते हैं, वहाँ पे सेल में हमारा सेल प्राइस में प्रॉफिट इंक्लूड होता है. वो प्रॉफिट से हम अपने बिजनेस को रन करते हैं, साथ साथ में अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देते हैं, बहुत सारे खर्चे जो होते हैं हम लोग कर लेते हैं. लेकिन इस तरह के बिजनेस में जहाँ पे हम प्रॉफिट तो नहीं चाहते, तो हमको पैसे कहाँ से मिलेंगे? तो हमारे पास कौन कौन से सोर्स हो सकते हैं? तो इनकम, देखा ना, कलेक्ट इनकम थ्रू सब्सक्रिप्शन. सब्सक्रिप्शन एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि किसी से चंदा मांगना, रिक्वेस्ट करना है कि हमारा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो आप कुछ पैसे दे दो. उसी तरह से आप देखो तो डोनेशंस होते हैं, बहुत सारे रिच पीपल होते हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है, उनके पास जाते हैं, उनसे डोनेशन मांगते हैं. गवर्नमेंट ग्रांट, ऐसे एसोसिएशन को गवर्नमेंट भी हेल्प करते हैं. सब्सिडीज़ ऐसा होता है कि अगर हम कोई सामान खरीदते हैं तो महंगे में मिलता है, लेकिन गवर्नमेंट एसोसिएशन को वही सामान ना सस्ते में दिला देती है, सब्सिडी देती है. तो इससे क्या होता है कि लोगों को हमारी सर्विसेज, मतलब नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन के सर्विसेज मतलब सस्ते रेट में मिल जाती है. जैसे कि हम लोग कहीं पे ब्लड टेस्ट के लिए जाते हैं, एक लेबोरेटरी है जहाँ पर उसी टेस्ट का आप 2000-3000 रुपया पे करते हो, लेकिन कोई ट्रस्ट है, उसी टेस्ट के लिए आपको 200 या 300 रुपये ही देने पड़ते हैं. क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो भी फैसिलिटीज़ है, जो भी मशीनें हैं, जो भी चीज़ें अवेलेबल, इक्विपमेंट्स, वो सब चीज़ों पे गवर्नमेंट ने ऐसे ट्रस्ट को सब्सिडीज़ दी होती है कि ये चीज़ें आपको हम इजीली अवेलेबल करा रहे, सस्ते रेट पे करा रहे, ताकि आप भी जब सर्विस दे तो सस्ते रेट पे दे पाए. उसी तरह से कंसेशंस हो गया, आपको 50%, 30% या 20% रेट पे ही वो सर्विस मिल जाएगा. एंट्रेंस फीस, अब ये होता है कि एसोसिएशन में मेंबर
मेंबरशिप दी जाती है, बहुत सारे लोगों को जोड़ा जाता है, तो उनसे फॉर्म भराया जाता है, तो उस समय उनसे मेंबरशिप फीस लिया जाता है, जिसको बोलते हैं एंट्रेंस फीस या तो एडमिशन फीस। तो इस तरह से इनकम का सोर्स होता है। लेकिन वो इनकम अर्न करने के बाद कंपनी क्या करती है, मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, उसको अपने सोशल कॉज के लिए, अपने नॉन प्रॉफिट एक्टिविटीज़ के लिए स्पेंड करती है, खर्च करती है। तो कौन कौन से हो सकते हैं? Such income is spent on the activities of the organization and also they acquire assets, makes provision for future plan, create funds for the general as well as special purposes like building fund etc. अब ऑर्गेनाइजेशन का जो भी ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या करती है एसोसिएशन या ट्रस्ट, खर्च करती है। जैसे हमने कोई ट्रस्ट बनाया जहाँ पे हम नीडी पर्सन को एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, तो हम क्या करते हैं, क्लासरूम अरेंज करते हैं या ऐसा प्लेस जहाँ पर लोग आके बैठ के पढ़ सके, उसको एक्वायर्ड करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि पैसे मिल जाते हैं तो हम उसको परचेज कर लेते हैं, जो हमारे लिए परमानेंट प्लेस हो जाता है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, अपने ऑब्जेक्ट के लिए स्पेंड करते हैं, लोगों को एजुकेशन देंगे फ्री ऑफ चार्ज। तो इस तरह का सब काम हमारे पास होता है। साथ साथ में बहुत सारे फंड क्रिएट करते हैं फ्यूचर के लिए, क्योंकि एसोसिएशन जो होती है वो चाहती है कि हम ज़्यादा लोगों को सर्विस प्रोवाइड करें, तो फ्यूचर का भी वो सोच के चलती है। तो जो डोनेशन आता है, उन डोनेशन को हम स्पेसिफिक पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे एसोसिएशन के पास छोटी जगह है तो बड़ी जगह पे जाना चाहती है ताकि ज़्यादा लोगों को उसका बेनिफिट मिल सके। छोटा सा क्लिनिक है तो हम चाहते हैं कि बड़ा सा हॉस्पिटल खुल जाए। तो डोनेशन स्पेशल पर्पस के लिए भी हम लोग रखते हैं, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, इस तरह से। तो ये सब क्या है, हमारे ऑब्जेक्ट है। उसी तरह से अगर हम आगे देखें, पॉइंट्स क्या है आगे का पॉइंट्स, तो अभी आप थोड़ा सा डिफरेंसेस क्या है, एक प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, उस पर हम लोग ध्यान देंगे। द नेचर ऑफ दिस कंसर्न इज डिफरेंट फ्रॉम द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो फर्स्ट पॉइंट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का है कि इट इज रन बाय ओनर्स। इसमें ओनरशिप होता है कि मैंने बिजनेस चालू किया है, मेरा है, मैं इसका ओनर हूँ। और इसमें है इट इज़ मैनेज बाय मेंबर्स। जिन्होंने मेंबरशिप लिया है, जिन्होंने एसोसिएशन को चालू किया है, वे लोग इसको रन करते हैं। इसमें ओनरशिप नाम का कोई चीज़ नहीं होता है। वे आपस में मिलके एक दूसरे के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एसोसिएशन या ट्रस्ट को चलाते हैं। किसी प्रकार का डिफरेंसेस नहीं होता है, ओनरशिप नहीं होता है। सेकंड पॉइंट है इट्स एम इज टू अर्न द प्रॉफिट, जैसा हम लोग देखा, और इट्स एम इज टू गिव द सोशल सर्विसेज। द रिजल्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज आर नोन एज प्रिपेयरिंग प्रॉफिट और लॉस account and the result of service activities are known as preparing income and expenditure account। अब एग्जांपल के लिए जब हम लोग रिजल्ट की बात करते हैं डेटा फॉर्म में, तो हम बिजनेस अच्छे से चल रहा हो कैसा पता चलता है, तो हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं। प्रॉफिट लॉस अकाउंट में हमारे पास जो प्रॉफिट दिखाई पड़ता है उससे हमको पता चलता है कि हमारा बिजनेस कितना अच्छे से चल रहा है। उसी तरह से हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते हैं। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना के हमको पता चलता है कि हमारा कितना इनकम का सोर्स है, कितना एक्सपेंडिचर हमने किया है उस इनकम में से। तो इससे पता चलता है कि इस एनपीओ में, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, हमने इनकम को प्रॉपर यूटिलाइज किया कि नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करने से क्या होगा कि हमने पॉकेट से खर्च किया। हमारे पास पैसे ना होने के बावजूद भी हमने खर्च तो कर दिया अपने घर से, लेकिन आने वाले समय के लिए प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि हम उतनी ज़्यादा, हमारा जो एक्सपेक्टेशन हमने बढ़ा दिया था, उतनी फिर सर्विस नहीं दे पाएंगे। तो इससे क्या होगा कि लोगों के बीच में
वापस से जाना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ये डेटा हमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर से दिखाई पड़ता है, इनकम अगेंस्ट द एक्सपेंडिचर। उसी तरह से आप देखो नेक्स्ट पॉइंट, excess of income over the expenditure is known as a profit और excess of expenses over the income is known as a loss। तो हम लोग प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जिसको हम लोग फाइनल अकाउंट किए, उसमें जो हमारा नेट रिजल्ट आता है उसको बोलते हैं हम लोग नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, वेयर द इनकम इज मोर देन द एक्सपेंडिचर। बट एट द सेम टाइम जब हम लोग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, इनकम इज मोर देन एक्सपेंडिचर, मतलब वी हैव सम फंड फॉर द फ्यूचर, सरप्लस में चल रहा है। और अगर एक्सपेंडिचर इज मोर देन द इनकम हो जाता है तो इट मीन्स वी आर इन डेफिसिट कंडीशन, तो हमारी सर्विसेज अफेक्ट कर सकती है। अब गवर्नमेंट के पास भी अगर अच्छा खासा फंड होता है तो बहुत अच्छी सर्विसेज लोगों को दे सकती है, लेकिन जब गवर्नमेंट भी डेफिसिट में चले जाती है तो बहुत सारी सर्विसेज नहीं दे पाती है, बहुत सारे काम अधूरे रह जाते हैं। तो हम लोग एनपीओ में इनकम एंड एक्सपेंडिचर जब बनाएंगे तो उससे हमको पता चल जाएगा। तो हो गया पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 5 क्या है, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस जो आता है वो आपके कैपिटल अकाउंट, जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया उसमें ऐड और लेस हो जाता है। जैसे आपने बिजनेस चालू करते समय जो पैसे लगाए थे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो नेट प्रॉफिट क्या करता है, उस कैपिटल को इंक्रीज कर देता है कि हमने इतने पैसे से बिजनेस चालू किया था, आज हमारा पैसा इतना सारा हो गया इस बिजनेस के प्रॉफिट की वजह से। लेकिन एनपीओ में इस तरह से नहीं होता है। एनपीओ में जो भी सरप्लस या डेफिसिट होता है वो ट्रांसफ़र टू कैपिटल फंड में जाता है। कैपिटल फंड मतलब जिन्होंने सभी लोगों ने पैसे लगाए थे वो फंड है। अगर सरप्लस होगा तो फंड और बढ़ जाएगा और डेफिसिट होगा तो कैपिटल फंड कम होगा। तो कैपिटल फंड मतलब जहाँ से भी पैसे आए थे इन फॉर्म ऑफ सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, लेगेसी, एंट्रेंस फीस, वो क्या हो गया, कैपिटल फंड हो गया। तो बिकॉज ऑफ सरप्लस दैट कैपिटल फंड विल गो अप। फिर हो गया तुम्हारा पॉइंट नंबर 5। अब पॉइंट नंबर 6 है अकाउंट्स इंक्लूड्स। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कौन से अकाउंट्स बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। और इसके अंदर मतलब एनपीओ में जो अकाउंट्स बनाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। मतलब ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट का सब्स्टिट्यूट्स क्या है यहाँ पे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 6 है अकाउंट्स, ये तो कर दिया था। पॉइंट नंबर 7 है ओनर कैन विड्रॉ द मनी, ओनर कैन विड्रॉ द मनी। पॉइंट नंबर 7 है ओनर कैन विड्रॉ द प्रॉफिट्स एज अ रिवार्ड फॉर हिज कैपिटल एंड वर्क। अब बिजनेसमैन ने जो भी पैसा लगाया था उस पैसे को वो यूज़ कर सकता है, घर पे ले जा सकता है। लेकिन एनपीओ में ऐसा नहीं होता है। मेंबर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इज़ नॉट एंटाइटल्ड टू रिवार्ड फॉर द प्रॉफिट। उन्होंने सब्सक्रिप्शन दे दिया है, डोनेशन दे दिया है तो वापस नहीं मांगते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने डिफरेंसेस देख लिया। अब पॉइंट नंबर एफ है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आर फॉर्म फॉर क्रिएशन ऑफ कल्चर, आर्ट्स, एजुकेशन, मेडिकल, म्यूजिक, डांस, स्पोर्ट्स एट्सेट्रा। स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, ट्रस्ट, रोटरी क्लब, हॉस्पिटल्स, ब्लड बैंक, सोसाइटी, मंडल एट्सेट्रा, ये सब इसके एग्जाम्पल है जो हमने डिस्कस किया। फिर नेक्स्ट पॉइंट है नंबर जी। Not for profit organization collects, NPO collects, not for profit organization collects huge amount from public in form membership fees
in form of membership fees, subscription and the donation. So it is the duty of organization to show records of each year to its members and government, जो मैंने बताया आप लोगों को. That purpose organization maintains proper books of accounts. तो बात यही याद आती दिमाग में आ रही थी कि सर जब ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो हिसाब किताब की क्या ज़रूरत है, अकाउंट्स मेंटेन करने की ज़रूरत है? नहीं, आपको प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन करना होगा, क्योंकि आपने लोगों से पैसे मांगे ही थे कि हम इन पैसों का लोगों के लिए यूज़ करेंगे. कल को वही लोग आपसे जब पूछने आ जाएंगे कि हमने जो पैसा दिया था लाखों रुपए, वो पैसे गए कहाँ पे, तो हमारे पास एक प्रॉपर रिकॉर्ड होगा. तो उस प्रॉपर रिकॉर्ड की वजह से हम लोगों को यह बता सकते हैं हिसाब किताब. उसी तरह से गवर्नमेंट भी, जब हमने ट्रस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन दिया था, तो गवर्नमेंट भी हमको इसी बेसिस पे हमको रजिस्टर्ड करती है, रजिस्ट्रेशन देती है कि हम प्रॉपर अपने काम को करें. इसलिए गवर्नमेंट कहती है कि हमको हर साल आपका पैसों का हिसाब किताब, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड चाहिए. तो विद द हेल्प ऑफ दिस बुक्स ऑफ अकाउंट्स द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव कैन बी असर्टेन. तो हम लोग कौन कौन से ऑब्जेक्टिव असर्टेन कर सकते हैं? यूटिलिटी ऑफ पब्लिक फंड्स फॉर द लॉफुल पर्पस. कि यूटिलिटी ऑफ पब्लिक फंड्स, वी आर यूटिलाइज द पब्लिक फंड्स फॉर द लॉफुल पर्पस. पैसे जो हमको मिले हैं उस पैसे का इस्तेमाल हम प्रॉपर वे में कर रहे हैं. मिस एप्रोप्रिएशंस ऑफ फंड आर अवॉइडेड. पैसों का रिकॉर्ड रखने से पता चलता है कि हम पैसों को मिस यूज़ नहीं कर रहे हैं, अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर रहे. फिर है टू नो अबाउट द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन. जैसे बताया कि जितना इनकम है उसके उतने ही पैसों से हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए खर्च कर रहे हैं, लोगों के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ना कम कर रहे हैं ना ज़्यादा कर रहे हैं. टू नो अबाउट द बैलेंस शीट, असेट्स एंड लायबिलिटीज़ एट द एंड ऑफ द ईयर. साथ साथ में एसोसिएशन या ट्रस्ट के पास कितने असेट्स है या एट द सेम टाइम ट्रस्ट के ऊपर कितने ऑब्लिगेशंस है, लायबिलिटीज़ है. कहीं ट्रस्ट ने बैंक लोन लिया होगा. साथ साथ में अगर ट्रस्ट के पास कोई ऐसी चीज़ है जो रेंट पे देता हो, जैसा गार्डन है, तो उसके लिए रेंट एडवांस में लिया होगा, तो कितना एडवांस रेंट ट्रस्ट के पास रखा हुआ है. तो ये सब चीज़ें हमको लायबिलिटी देखने से पता चलता है. ट्रस्ट टेलीफोन है ट्रस्ट के पास, इलेक्ट्रिसिटी सर्विस मतलब ट्रस्ट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है, टेलीफोन है. साथ साथ में कुछ लोग काम करने वाले हैं तो उनकी सैलरी, लाइट बिल, टेलीफोन बिल हम प्रॉपर भर पा रहे कि नहीं है, क्या आउटस्टैंडिंग है, ये सब लायबिलिटी से हमको पता चलता है. एट द सेम टाइम ट्रस्ट के पास कितना कैपिटल फंड है वो सब दिखाई पड़ता है. फिर टू नो अबाउट द सरप्लस डेफिसिट ऑफ कंसर्न, कि ट्रस्ट किस तरह से चल रहा है, कि ट्रस्ट के पास प्रॉपर इनकम का सोर्स है, वो अपने एक्सपेंडिचर को ठीक से चला पा रहा है कि नहीं. इट इज़ कंपल्सरी दैट स्टैच्यूटरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स टू बी सबमिटेड टू द गवर्नमेंट. जैसे मैं बताया कि गवर्नमेंट को हर साल हमको, जिस तरह से इनकम टैक्स में हमको हर साल अपने रिकॉर्ड को शो करना होता है, उसी तरह से ट्रस्ट को भी शो करना पड़ता है गवर्नमेंट को. ठीक है. अब यहाँ पर अगर आप देखो तो हमको कौन कौन से अकाउंट बनाने हैं. ठीक है सर, लेकिन अकाउंट्स बनाने हैं तो ये क्या हो गया, आपका आंसर का पार्ट हो गया. जैसे हम लोग अकाउंट की बात कर रहे हैं, अकाउंट्स टू बी प्रिपेयर की बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया. लेकिन इसके क्वेश्चन क्या होते हैं, क्या दिया होता है.
जैसे हम फाइनल अकाउंट करते हैं तो हमको ट्रायल बैलेंस दिया होता है और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया होता है। तो हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, साथ साथ में एप्रोप्रिएशन, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बना के आंसर निकालते हैं, सम को सॉल्व करते हैं। उसी तरह से सम को सॉल्व करने के लिए कौन कौन से अकाउंट बनाने पड़ते हैं, यहाँ पर हमको पता चला कि अकाउंट्स आर प्रिपेयर बाय नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, लेकिन इसमें आप देखो, ध्यान दो थोड़ा सा। हमको सम में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना के दिया होगा। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ये बना के दिया होता है। ये होता क्या है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट लुक लाइक अ कैश बुक। ये होता है कैश बुक। बराबर, ये होता है कैश बुक। अब हम लोग जब कैश बुक देखते हैं, जूनियर लेवल पे हमने देखा था, कैश ट्रांजैक्शन जितने भी होते हैं वो कैश बुक में आता है। आज मुझे किसी ने सब्सक्रिप्शन का पे किया 500, तो आज के डेट में मैंने लिख दिया कैश रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर सो एंड सो पर्सन। फिर 2 दिन के बाद किसी ने पैसे दिए, वो हमने लिख दिए। तो इस तरह से साल में कितने सारे सब्सक्रिप्शन मिलते हैं हमको, वो सब हम लोग कैश बुक में लिखते हैं। लेकिन जितने भी सब्सक्रिप्शन आपको मिले हैं पूरे ईयर का टोटल कितना है, टोटल सब्सक्रिप्शन, तो उसको हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट, मतलब रिसिप्ट साइड लिखेंगे कि इतना पूरे ईयर का सब्सक्रिप्शन, इतना पूरे ईयर का डोनेशन। तो देखा जाए तो कैश बुक और रिसिप्ट एंड पेमेंट चीज वही है, लेकिन कैश बुक क्या करता है, ट्रांजैक्शन वाइज, डेट वाइज लिखते चला जाता है, रिकॉर्ड करते जाता है। लेकिन जब 12 मंथ्स पूरा हो जाता है, 12 महीने के बाद इकट्ठा, मतलब टोटल सब्सक्रिप्शन कितना है वो आपको रिसिप्ट में दिखेगा। पूरे ईयर में हम देखते हैं कि हर महीने अपने स्टाफ को हम सैलरी दे रहे हैं, इस साल इस महीने दिया, अगले महीने दिया, अगले महीने दिया, वो कैश बुक में आपको मंथली दिखेगा। लेकिन पूरे ईयर में हमने कितनी टोटल सैलरी दी वो आपको पेमेंट साइड में टोटल फॉर्म में इकट्ठे दिख जाएगा। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बुक का जो है, कैश बुक का एक समरी है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमको मोस्टली सम में बना के दे दिया होगा। रिसिप्ट साइड जितने भी एसोसिएशन या ट्रस्ट को पैसे मिले हैं, सब्सक्रिप्शन, एडमिशन फीस जिसको बोलते हैं एंट्रेंस फीस, डोनेशन, लेगेसी या अदर इनकम, वो सब आपको रिसिप्ट में दिख जाएंगे टोटल फॉर्म में। पेमेंट हमने कहाँ कहाँ किया है, सैलरी दिया होगा, टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, जो भी खर्च होंगे वो सब आपको पेमेंट साइड में दिखाई पड़ेगा। लेकिन साथ साथ में जैसा हमारे पास कैश बुक में ओपनिंग कैश इन हैंड, कैश एट बैंक होता है, वैसा रिसिप्ट में भी आपको रिसिप्ट साइड कैश इन हैंड, कैश एट बैंक दिखाई पड़ेगा। एट द एंड क्लोजिंग कैश इन हैंड, क्लोजिंग कैश एट बैंक दिखाई पड़ता है। तो रिसिप्ट मीन्स what we received during 1 year in total form, and payment side what we paid in 1 year in total form दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो सम में हमको दिया होगा। तो दिस इज अ क्वेश्चन पार्ट, दे विल गिव इन क्वेश्चन। फिर साथ साथ में आप देखोगे कि हमको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया होगा। क्वेश्चन रिसिप्ट एंड पेमेंट के साथ में हमको एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया होगा। सर एडिशनल इंफॉर्मेशन मतलब ही एडजस्टमेंट, हाँ आप ऐसा बोल सकते हैं कि हमको कुछ एडजस्टमेंट्स दिए होंगे जो हम कर नहीं पाए थे, वो हमको बाद में पता चला तो हमको करना पड़ेगा। जैसे कि आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, साथ साथ में आउटस्टैंडिंग रेंट,
ये सब दिया होगा जिस तरह से हम फाइनल अकाउंट में करते हैं, क्योंकि ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कोई अलग चीज़ नहीं है, इसमें भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं, इसमें भी आपको रिकॉर्ड करना पड़ता है अकाउंट्स को। तो ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट यहाँ पे भी यूज़ होता है, तो हमको एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे अगर आप कुछ चीज़ें ड्यूरिंग 1 ईयर में कर नहीं पाए होंगे। तो ये क्या हो गया, आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देख के आपको क्या क्या बनाना है, तो हमको बनाना पड़ेगा ओपनिंग बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर तो हमको पता चलता है सर, ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट के तरह ही है, मतलब आप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट नहीं बना रहे हो, आप क्या कर रहे हो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर उसके एवरेज में बता रहे हो। मतलब जो भी सेल्स, रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड था वो इनकम साइड था, तो इसमें भी आपका इनकम में डोनेशन, सब्सक्रिप्शन, लेगेसी वो सब आएगा। उसी तरह डेबिट में आपने वेजेस, सैलरी, कन्वेंस, ऑडिट फीस लिखा था, तो इसमें डेबिट मतलब एक्सपेंडिचर में आप सैलरी, टेलीफोन बिल वो सब लिखोगे। लेकिन ये ओपनिंग बैलेंस शीट क्या है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट क्या है वो सब हम डिस्कस करेंगे। क्लोजिंग बैलेंस शीट मतलब वो जो हम बैलेंस शीट बनाते थे वही असेट्स और लायबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अगर देखा जाए तो यहाँ तक जो हमने पार्ट किया ये ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों ने थ्योरी को कवर करने के लिए किया है। अब इसके आगे हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे ज़्यादा ध्यान देंगे। उस प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से रिलेटेड जो भी एडजस्टमेंट्स है या जो भी स्टेप्स है वो सब हम लोग देखेंगे। तो यहाँ तक आपके दिमाग में बैठ गया होगा ऐसा मैं होप करता हूँ। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा सा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट डिटेल में करते हैं, क्योंकि सम जो आएगा उसके अंदर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट हमको दिया होगा। मीन्स इन एवरी सम वी विल see that they will give the receipt and payment account। तो receipt and payment account हम लोग करते हैं। जैसे मैं बताया था कि ये कैश बुक का समरी है, तो आप यहाँ देख सकते हो लिखा है इट इज़ ए समरी ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ ऑल द कैश ट्रांजैक्शंस। जितने भी पूरे 1 ईयर में कैश ट्रांजैक्शंस हुए होते हैं उनको प्लस करके यहाँ पे लिखा जाता है। इट इंक्लूड्स कैश रिसिप्ट एंड द कैश पेमेंट्स रिलेटिंग टू द प्रीवियस ईयर, करंट ईयर एंड द सब्सेक्वेंट ईयर। अब ये चीज़ पे आप ध्यान दोगे, बहुत ज़रूरी है, इसको आप चाहे तो अंडरलाइन कर दो, बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर, करंट ईयर एंड द सब्सेक्वेंट ईयर। इसका मतलब क्या हुआ, रिसिप्ट पैसे मिले मुझे लिखना है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस जो पैसा हमको मिल रहा है वो करंट ईयर का है कि प्रीवियस ईयर का है कि सब्सेक्वेंट ईयर का, उसका डिटेल हमारे पास होना चाहिए। क्योंकि जब कोई कैश देता है तो हम कैश बुक में एंट्री पास कर देते हैं कि कैश रिसीव्ड, आज मिस्टर एक्स ने मुझे पैसा दिया, आज मिस्टर वाई ने मुझे पैसा दिया। लेकिन मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई ने जो पैसे दिए वो किस ईयर का है वो मुझे रिसीट एंड पेमेंट में पता चलना चाहिए, उसका डिटेल हमको दिया होगा। क्योंकि जो प्रीवियस ईयर का कैश होता है वो हमारे अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड नहीं होता है। हमारे अकाउंटिंग ईयर मतलब जिस ईयर का हम अकाउंट बना रहे हैं, मतलब फाइनल अकाउंट बना रहे, उस ईयर में कौन सा इनकम, कौन सा पेमेंट लेना है, दैट इज़ ऑफ द करंट ईयर का लेना है। प्रीवियस ईयर का है, नेक्स्ट ईयर का है, उसके लिए हमको ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट होता है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर जब बनाएंगे तो उसमें हम जब इनकम लिखेंगे या एक्सपेंसेस लिखेंगे, दैट मस्ट बी ऑफ द करंट पीरियड, नॉट फॉर द एनी लास्ट ईयर और द नेक्स्ट ईयर। इसलिए याद रखना कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कभी भी
ये नहीं बोलता है कि लास्ट ईयर का पैसा तो मैं नहीं लिखूंगा। रिसिप्ट में आप लास्ट ईयर का पैसा, नेक्स्ट ईयर का पैसा, करंट ईयर का पैसा सब लिखते हो। इसको आप ये बोल सकते हो कि रिसिप्ट मतलब इनकम तो है, लेकिन वो इनकम किस ईयर का है, और रिसिप्ट में आप क्या करते हो, डेट डाल के लिख देते हो कि लास्ट ईयर का है, करंट ईयर का, नेक्स्ट ईयर का है। लेकिन उसमें से करंट ईयर का जो रिसिप्ट होगा वही हमारे अकाउंटिंग मतलब इस फाइनेंशियल ईयर में काउंट होगा, और लास्ट ईयर और नेक्स्ट ईयर का जो होगा वो हमको इस ईयर में नहीं लेना है, मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर में काउंट नहीं करना है। उसके लिए हमारे पास बैलेंस शीट होगा, ओपनिंग बैलेंस शीट जो लास्ट ईयर का, और क्लोजिंग बैलेंस शीट होगा जो कमिंग ईयर्स के डिटेल्स को बताता है। बराबर, तो ये याद रखो। दूसरी चीज, इट इंक्लूड्स द रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसिप्ट, इट आल्सो इंक्लूड्स द रेवेन्यू एंड कैपिटल पेमेंट्स बोथ। बराबर, इसके अंदर अगर आप देखो तो रिवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, रिवेन्यू पेमेंट, कैपिटल पेमेंट, ये दोनों का दोनों दिखेगा। अभी एग्जांपल के लिए देखो ध्यान से, जैसा हम रिवेन्यू की बात करते हैं तो उसको बोलते हैं रिकरिंग इन नेचर, जो हमारा रेगुलर इनकम है, रेगुलर रिसिप्ट है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट। और जो नॉन रेगुलर होता है, जो कभी कभी होता है, एग्जाम्पल के लिए आप सब्सक्रिप्शन किसी ने हमको पे किया, ये हमारे ट्रस्ट का रेगुलर इनकम है। लेकिन अगर हमने कोई असेट सेल कर दिया, सेल ऑफ असेट्स, उसमें भी हमको पैसे तो मिल रहे हैं, लेकिन वो हमारा कैपिटल रिसिप्ट है। तो सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट, डोनेशन रिसिप्ट, ये सब क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट। लेकिन एट द सेम टाइम सेल ऑफ असेट्स, ये क्या हो गया, हमारा कैपिटल रिसिप्ट। दोनों केस में पैसा मिल रहा है, इसलिए वो रिसिप्ट साइड दिख रहा है, लेकिन उसमें से एक रेवेन्यू रिसिप्ट है और एक कैपिटल रिसिप्ट है। बोला सर फ़र्क क्या पड़ता है? अभी मैंने थोड़ी देर पे बताया कि जब हम लोग फाइनेंशियल ईयर मतलब जिस ईयर का फाइनल अकाउंट बनाते हैं, बराबर, जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग 2019 से 20 समझो, 2019 से 2020 ये हमारा अकाउंटिंग ईयर बोल सकते हैं या फाइनेंशियल ईयर बोल सकते हैं। ये कब चालू हुआ? 1 अप्रैल 2019 को चालू हुआ। ख़त्म कब हो रहा है? 31 मार्च 2020 को। ठीक है, तो हमारे लिए 2019-20 क्या हो गया? करंट ईयर। अगर ये 2018 और 19 जो होगा वो क्या हो जाएगा? लास्ट ईयर या प्रीवियस ईयर। और वही समझो नेक्स्ट ईयर मतलब ही 2020 से 2021 हो जाएगा। तो हमारा पूरा ध्यान करंट ईयर में होना चाहिए, क्योंकि करंट ईयर का इनकम, करंट ईयर का एक्सपेंडिचर कितना है वो ढूंढ के सरप्लस या डेफिसिट कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट करना है। तो इस ईयर का हमको चाहिए, तो एग्जैक्ट करंट ईयर का तो हम निकाल ही लेंगे, करंट ईयर का इनकम एंड एक्सपेंडिचर। लेकिन जब हम लोग इनकम की बात करते हैं तो इनकम का मतलब होता है रेवेन्यू इनकम। कैपिटल इनकम भी होता है, लेकिन कैपिटल इनकम जो होता है, कैपिटल रिसिप्ट जिसको बोलते हैं सेल ऑफ असेट्स, इसमें हमको क्या करना है, जो भी असेट सेल हुआ उसमें से माइनस होगा और उसमें जो प्रॉफिट और लॉस होगा उसकी एंट्री हमको अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में बताना पड़ता है। मतलब एग्जांपल के लिए आपके पास असेट्स है 20,000 का, आपने उसको सेल किया 18,000 में,
तो 18,000 कैपिटल रिसिप्ट है, तो वो असेट्स में से चला गया, लेकिन जो 2,000 का लॉस हुआ उसको हमको इनकम एक्सपेंडिचर में दिखाना पड़ेगा। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, जब रिसिप्ट की बात कर रहे हैं तो रिवेन्यू रिसिप्ट है कि कैपिटल रिसिप्ट है। रिवेन्यू रिसिप्ट को आप इनकम बोल सकते हो। कैपिटल रिसिप्ट में जो भी होगा आपको ये देखना पड़ेगा कि जिस असेट्स को आप सेल कर रहे हो, प्रॉफिट और लॉस का जो अमाउंट होगा वो आपको इनकम एक्सपेंडिचर में लिखना पड़ेगा। अदरवाइज जो भी रिसिप्ट है वो असेट्स में से माइनस हो जाएगा, उतना असेट्स आपके पास से चला गया। सेम जब आप रिवेन्यू पेमेंट की बात करते हो तो उसमें भी इस तरह से ही आपको देखना पड़ेगा कि रिवेन्यू पेमेंट आपका एक्सपेंडिचर है, और कैपिटल पेमेंट की जब बात करते हैं उसको बोलते हैं परचेज ऑफ असेट्स, इन्वेस्टमेंट। ये आपका एक्सपेंडिचर में काउंट नहीं होगा, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर है, ये बैलेंस शीट का असेट्स होता है। बराबर। तो शॉर्ट में आपको बता देता हूँ, जब हम लोग रिवेन्यू की बात करते हैं, बराबर, वो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा, और जब हम लोग कैपिटल की बात करते हैं वो हमारा बैलेंस शीट में जाएगा। तो ये चीज़ याद रखो। देखो, इस चैप्टर को आपको समझने के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, थ्योरी पे ध्यान देना पड़ेगा। आप अब तक देख रहे हो कि इतने देर से हम थ्योरी पे ध्यान दे रहे हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से रिलेटेड ही चीज़ है, तो इसलिए आपको टाइम देना ही पड़ेगा। जम करके शॉर्टकट में अगर मैं कराऊं तो आपको 1 या 2 सम के बाद ही पूरा का पूरा चैप्टर डिफ़िकल्ट लगने लगेगा। इसलिए जितना सिंपल कर सकता हूं मैं सिंपल कर रहा हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी रिसीट एंड पेमेंट का अगर आप फीचर्स देखो तो क्या, इट इज़ अ रियल अकाउंट है, कैश रियल अकाउंट। It is also called as a cash book. It is prepared at the end of the year. पूरे ईयर का कितना रिसिप्ट है, कितना पेमेंट है, इसलिए इट इज़ प्रिपेयर एट द एंड ऑफ द ईयर। नेक्स्ट पॉइंट है, इट बिगिंस विद द, नेक्स्ट पॉइंट, ओपनिंग कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस एंड फिक्स डिपॉजिट, एंड एंड्स विद द क्लोजिंग कैश, बैंक एंड फिक्स डिपॉजिट बैलेंस। जब रिसिप्ट में देखोगे तो रिसिप्ट साइड में, मतलब रिसिप्ट एंड पेमेंट देखोगे तो रिसिप्ट साइड स्टार्ट विद द ओपनिंग कैश इन हैंड, ओपनिंग बैंक बैलेंस, ओपनिंग फिक्स डिपॉजिट, और एंड विद द क्लोजिंग कैश बैलेंस, क्लोजिंग बैंक बैलेंस एंड फिक्स डिपॉजिट। बाय चांस कभी ओवरड्राफ्ट हो सकता है, उसके चांसेस बहुत कम होते हैं। जिस तरह से कैश बुक स्टार्ट होता है उसी तरह से रिसिप्ट एंड पेमेंट भी स्टार्ट होता है। उसके अलावा इतना मैं इरेज कर देता हूं। फिर है, इट डज नॉट रिकॉर्ड, बराबर, इट डज नॉट रिकॉर्ड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। जैसे बताया कि रिसीट एंड पेमेंट मतलब कैश ट्रांजैक्शन, जो अभी अभी कैश में हो रहा हो, जिसका पेमेंट आउटस्टैंडिंग है, जो खाली ऑन द पेपर हम एंट्री पास करते हैं, जैसा रिजर्व हो गया, प्रोविज़न हो गया, ये सब चीज़ें खाली ऑन द पेपर होता हो, एक्चुअल में वो कैश में नहीं होता है। तो ऐसे ट्रांजैक्शन को हम रिसीट एंड पेमेंट में नहीं लिखते हैं। तो इट डज नॉट रिकॉर्ड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, पे ही नहीं किया है, खाली पे करना है ऐसा बताया जा रहा है। फिर उसके बाद में आउटस्टैंडिंग रिसिप्ट, बैड डेब्ट्स, डेप्रिसिएशन एंड नॉन कैश लॉसेस। इट इंक्लूड्स ओनली कैश ट्रांजैक्शंस। ये खाली क्या इंक्लूड करता है, कैश ट्रांजैक्शन इंक्लूड करता है। ठीक है। अब रिसीट पेमेंट का आपको फॉर्मेट है विथ एक्सप्लानेशन है, उसके अंदर कौन कौन से रिसिप्ट होते हैं वो सब देखेंगे हम लोग यहाँ पर। तो रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द एंडेड 31st March
जो भी डेट दिया होगा, ये डेट बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। दिस इज़ मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट। डेट से आपको पता चलेगा कि किस ईयर का हम सम कर रहे हैं, तो इसको आप दिमाग में डाल के रख दो। अब आगे आते हैं। तो देखो, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, तो थोड़ा सा मैं इसको साइज छोटा कर देता हूँ तो आपको एक पेज पे दिखाई पड़ेगा। ठीक है। तो हमको सम में रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बना होगा, तो आपको क्या करना है, सबसे पहला उसको रीड करना है और देखना है कि उसमें से रिवेन्यू रिसिप्ट कौन सी चीज़ें हैं, कौन से आइटम्स रिवेन्यू रिसिप्ट है, कौन से आइटम्स कैपिटल रिसिप्ट है, एक चीज़। दूसरी चीज़ हमारे करंट ईयर का है कि दूसरे किसी ईयर का, मतलब लास्ट ईयर का कि नेक्स्ट ईयर का। तो देखो, फिर से मैं बता रहा हूँ कि जब हम लोग रिसिप्ट साइड में आते हैं तो हमको कौन सी चीज़ें दिमाग में रखनी है। कौन सी चीज़ें दिमाग में रखनी है कि रिवेन्यू की कैपिटल रिसिप्ट है। ठीक है। दूसरी चीज रिलेटेड टू करंट ईयर है कि लास्ट ईयर है कि नेक्स्ट ईयर सबसेक्वेंट ईयर है। ये दो चीज़ आपको दिमाग में रखना है। बोले सर ऐसा क्यों, वो मैं बताता हूँ। सेम चीज़ यहाँ पर याद रखो, रिवेन्यू है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है, मतलब पेमेंट है, और दूसरा अकाउंटिंग ईयर, मतलब अपने करंट ईयर का है कि लास्ट ईयर का है कि नेक्स्ट ईयर का है। बराबर, ये याद आपको रखना है। अब ऊपर देखो, मैंने ना कुछ चीज़ें बनाई हुई है। ओ ए का मतलब है ओपनिंग बैलेंस शीट असेट साइड। ओ एल, ओ मतलब ओपनिंग, ओ एल मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। दिख रहा है आपको, ओ ए ओ एल। सी ए बराबर क्लोजिंग बैलेंस शीट असेट साइड। सी एल क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। आई मतलब इनकम एक्सपेंडिचर का इनकम, और ई मतलब इनकम एक्सपेंडिचर का एक्सपेंडिचर। देखो फिर से देखो, जब हम लोग सम करेंगे तो सम के अंदर हमारे पास ओपनिंग बैलेंस शीट होगा, इनकम एक्सपेंडिचर होगा और क्लोजिंग बैलेंस शीट होगा। फिर से बोल रहा हूँ, ओपनिंग बैलेंस शीट होगा, इनकम एक्सपेंडिचर होगा और क्लोजिंग बैलेंस शीट होगा। तो रिसिप्ट जैसे हम लोग ट्रायल बैलेंस से उठा के ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में एक एक आइटम्स को उठा उठा के डालते थे, उसी तरह से रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में से हम एक एक आइटम को उठा उठा के यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे। तो अब यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा कि इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा कि क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। तो यहाँ पे मैंने अमाउंट कॉलम में इंडिकेट कर दिया है। अब इसको याद रखने के लिए मैंने ये पॉइंट यहाँ पे लिखाया हुआ है। देखो, जब भी रिवेन्यू की बात करते हैं तो रिकरिंग है, रिकरिंग है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाता है, और जब हम लोग कैपिटल की बात करते हैं वो आपके बैलेंस शीट में से कहीं ना कहीं से माइनस हो जाएगा, बैलेंस शीट में कहीं ना कहीं उसकी एंट्री आएगी। बराबर, तो ये इसलिए मैं बोला कि रिवेन्यू है कि कैपिटल है, ये आपको दिमाग में रखना है।
देखो मैं पढ़ता हूँ, मैं बोला सर ये ओपनिंग बैलेंस शीट, इनकम एक्सपेंडिचर और क्लोजिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट मतलब लास्ट ईयर का जो भी क्लोजिंग बैलेंस था, लास्ट ईयर का जो भी क्लोजिंग बैलेंस था वो क्या हो गया, ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखेगा। इससे जो भी फिगर लास्ट ईयर के होंगे वो ओपनिंग बैलेंस शीट में आ जाएंगे, ठीक है। और जो भी फिगर मतलब रिवेन्यू आप इनकम आप करंट ईयर एंड रिवेन्यू पेमेंट ऑफ करंट ईयर जो होगा वो इनकम एक्सपेंडिचर में आएगा। और जो भी सब्सिक्वेंट ईयर का होगा जैसे प्री रिसीव्ड, प्री पेड, ये सब आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा, सब्सिक्वेंट ईयर या नेक्स्ट ईयर का। अब देखो रिसीट एंड पेमेंट, ओपनिंग बैलेंस शीट दिया हुआ है, सॉरी ओपनिंग बैलेंसेस दिया है। तो ओपनिंग बैलेंसेस मतलब ये लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस, तो लास्ट ईयर ही करंट ईयर का ओपनिंग बैलेंस शीट हो जाता है। तो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, फिक्स्ड डिपॉजिट, ये पहले का रखा हुआ कैश बैंक बैलेंस एफडी है, पहले का है, अभी अभी हमको नहीं मिला है, इसलिए सब कहाँ जाएगा, ओ ए, ओपनिंग बैलेंस शीट असेट साइड, ओपनिंग बैलेंस शीट असेट साइड, ओपनिंग बैलेंस शीट असेट साइड। फिर जैसे बताया था कि ट्रस्ट को पैसे कहाँ से मिलते हैं, तो एक होता है एंट्रेंस फीस, एडमिशन फीस। इट इज़ द अमाउंट दैट अ पर्सन पेज एट द टाइम ऑफ बिकमिंग अ मेंबर ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ अ रेवेन्यू रिसिप्ट, therefore we account it as an income and credit it to the income and expenditure account। आपको ट्रस्ट का मेंबर बनना है तो आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, एंट्रेंस फीस, एडमिशन फीस देना पड़ेगा। इसको बोलते हैं रिकरिंग होता है, रिवेन्यू इन नेचर होता है, तो ये आपको इनकम में लिखना पड़ेगा। तो आई लिखा है, देखो ये आई है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड, देखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखना होगा, दिख रहा है राइट हैंड साइड में जो मैंने फॉर्मेट बनाया है, इनकम में लिखना होगा। फिर है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन मैंने बताया था कि आप चंदा बोल सकते हो, या आपको अगर इस ट्रस्ट के साथ जुड़े रहना है तो आपको अपने मेंबरशिप को अपडेट करना पड़ेगा। बीच बीच में आपका जो भी मेंबरशिप रिन्यूअल फीस होगा वो देते रहना पड़ेगा, उसको हम लोग बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। इट इज़ द अमाउंट दैट मेंबर पेज पीरियडिकली, दैट इज क्वार्टरली और हाफ ईयरली, सो दैट देयर मेंबरशिप रिमेन्स अलाइव। इट इज़ मेजर सोर्स ऑफ इनकम टू द एनपीओ। और कोई भी ट्रस्ट का जो रेगुलर इनकम या मेन इनकम होता है वो सब्सक्रिप्शन ही होता है, क्योंकि उसके जितने भी मेंबर्स होते हैं उनसे हर साल मेंबरशिप का पैसा मिलते रहता है। अब देखो इसमें लिखा है लास्ट ईयर, करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर। तो मैंने बताया था कि ट्रस्ट है, यहाँ पे आप एक प्रोफेशनल की तरह काम नहीं कर सकते। मेंबर से आपको बहुत प्यार से बात करना है, क्योंकि सभी लोग एक सोशल कॉज के लिए जुड़े हुए हैं, इसमें कोई ओनरशिप नहीं होता है। तो कभी कभी ये हो सकता है कि किसी मेंबर का फीस बाकी रह गया है, वो आउट ऑफ स्टेशन चला गया है, तो उसका मेंबरशिप कैंसिल नहीं करते, उसके आने का इंतज़ार करते हैं। जब वो आता है तो क्या करता है, इकट्ठे पैसा दे देता है। तो उस केस में जो पैसा देता है उसमें लास्ट ईयर का हो सकता है, करंट ईयर का हो सकता है, यहाँ तक कि एडवांस दे दिया तो नेक्स्ट ईयर का भी हो सकता है। तो इसमें सब्सक्रिप्शन में इस तरह का होता है कि जो भी हम रिसिप्ट करते हैं तो रिसिप्ट को हमको बाइफरकेट करना पड़ता है कि वो लास्ट ईयर का है कि करंट ईयर का है कि नेक्स्ट ईयर का है। अगर वो लास्ट ईयर का होगा तो हमको लास्ट ईयर के अकाउंट में डालना पड़ेगा, तो ओपनिंग बैलेंस शीट असेट साइड, क्योंकि लास्ट ईयर का ये इनकम है, आउटस्टैंडिंग इनकम ऑफ लास्ट ईयर। जो करंट ईयर का होगा वो हमारा इनकम हो गया, और जो नेक्स्ट ईयर का हो गया वो क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड आएगा। इसको क्या बोलते हैं, प्री रिसीव्ड इनकम, प्री रिसीव्ड इनकम, ये याद रखो। फिर नेक्स्ट है
लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस। अब लिखा है इट इज ए पेड बाय मेंबर वंस इन अ लाइफ टू बिकम ए लाइफ मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कुछ लोग होते हैं जो ये नहीं चाहते कि मैं क्वार्टरली हाफ ईयरली हर साल आके मेंबरशिप का पेमेंट करूँ। वह होल एंड सोल एक साथ पैसा दे देते हैं कि जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा, मतलब ट्रस्ट नहीं, जब तक वो मेंबर ज़िंदा रहेगा तब तक का पैसा ले लो आप। तो उनका ट्रस्ट का अपना एक हिसाब किताब होता है कि इतने पैसे दे दो, हम आपको लाइफ मेंबरशिप फीस देते, जब तक आप जिंदा रहोगे आप हमारे ट्रस्ट के मेंबर। तो अब देखा जाए तो लाइफ मेंबरशिप फीस जो होता है वो एक तरह से कैपिटल रिसिप्ट है, रेगुलर नहीं है। रेगुलर मतलब जो आप क्वार्टरली हाफ ईयरली करते हो, मंथली पे करते हो, एक तरह से कैपिटल रिसिप्ट है। तो लाइफ मेंबरशिप फीस को आपको रिवेन्यू नहीं बोलना है, मतलब इनकम साइड नहीं लिखना है, इसको लिखना है क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड लिखना है। इसको आप कैपिटल फंड में भी ऐड कर सकते हैं। इसके पीछे लॉजिक यही है, आप दिमाग लगाइए, क्योंकि आपको उस मेंबर को 1 साल तक सर्विस नहीं देना है, कई सालों तक सर्विस देना है। तो ट्रस्ट के ऊपर एक ऑब्लिगेशन आ गया, इसलिए उसको बोलते हैं लायबिलिटी है। फिर डोनेशन। डोनेशन आर कलेक्टेड फ्रॉम द पब्लिक और चीफ गेस्ट फॉर ऑर्गेनाइजिंग सोशल एक्टिविटीज इट मे बी। अब यहां पर डोनेशन को आप कैटेगराइज करोगे, डोनेशन को आपको कैटेगराइज करना है। याद रखो कि जो डोनेशन दिया गया है वो स्पेशल है कि जनरल डोनेशन है, स्पेशल है कि जनरल है। ध्यान देना, स्पेशल है कि जनरल है। ठीक है। अगर जो चीफ गेस्ट आया उन्होंने कहा कि डोनेशन मैं दे रहा हूं, इसका इस्तेमाल इस ट्रस्ट के बिल्डिंग के लिए होना चाहिए। जब ट्रस्ट अपना खुद का एक बिल्डिंग तैयार करेगी तो ये पैसा वहां पे यूज होना चाहिए। तो ट्रस्ट को पैसे मिले हैं एक स्पेसिफिक वर्क के लिए, तो उसको बोलते हैं स्पेशल डोनेशन। तो स्पेशल डोनेशन का पैसा आप जनरल पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर सकते, आपको स्पेशल पर्पस के लिए यूज़ करना है। जब बिल्डिंग बनेगी तो बिल्डिंग में उस पैसे को यूज़ करना होगा। तो इसको हम लोग इनकम ना बोल के क्या बोलेंगे, दिस इज़ आवर लायबिलिटी। तो ये आ जाएगा आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। ठीक है। और बहुत सारे डोनेशन होते हैं कि ले लो पैसा, आपको जो करना है करो। तो डोनेशन का कोई पर्पस नहीं होता है, तो उसको हम बोलते हैं जनरल डोनेशन। जनरल डोनेशन रिवेन्यू रिसिप्ट होता है, वो आपको इनकम में लिखना होगा। ठीक है। सम करते समय प्रैक्टिकली ये सब चीज़ें आपको यूज़ होगी। अब आगे है लेगेसीज। बराबर, लेगेसीज। इट इज़ अ गिफ्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन एज पर द विल ऑफ द डिसीज पर्सन। इट मे बी जनरल और स्पेसिफिक। ट्रस्ट में कुछ लोग होते हैं मेंबर्स, या ट्रस्ट से जुड़े हुए लोग होते हैं, भले वो मेंबर ना हो, आउटसाइडर भी हो सकते हैं। उनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती है, उनके कोई रिलेटिव्स नहीं है, कोई फैमिली मेंबर नहीं है, तो उनको ऐसा लगता है कि जब मैं इस दुनिया को छोड़ के चले जाऊंगा तो जो मेरी प्रॉपर्टी है ये सब अच्छे काम के लिए यूज़ होना चाहिए, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। तो क्या करती है, एक विल तैयार कर देती है ट्रस्ट के साथ में कि जब तक मैं हूँ ठीक है वो मेरा है, मेरे न रहने के बाद मेरा जो कुछ भी है वो ट्रस्ट का हो जाएगा। तो जैसे उनकी डेथ हो जाती है, डिसीज पर्सन, तो प्रॉपर्टी ट्रस्ट की हो जाती है एज पर द विल, तो उसको बोलते हैं लेगेसी। तो लेगेसी
जनरल भी हो सकता है, स्पेसिफिक हो सकता है, कुछ नहीं बोला तो हम जनरल लेके कर सकते हैं। स्पेसिफिक का मतलब वो मेंशन करेंगे कि लेगेसी का यूज़ हमको पर्टिकुलर पर्पस के लिए ही करना है। फिर है इंडोमेंट फंड। देखा, इट इज फंड क्रिएटेड आउट ऑफ ए स्पेसिफिक अमाउंट अमार्क्ड, gifted or donated. The income of this fund is to be used for the specific purpose, prize fund, etc. The purpose of the donor is to provide a permanent source of income to the concern for a specific purpose. अब ये क्या होता है endowment fund? देखो, हमारा समझो एजुकेशन ट्रस्ट है, एक गेस्ट आए या कोई मेंबर ही आ गया, हमारे ट्रस्ट का ही मेंबर आ गया या कोई आउटसाइडर या चीफ गेस्ट आए, उन्होंने आके देखा यहाँ पे बच्चे अच्छे पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, ट्रस्ट अच्छा काम कर रही है, तो एजुकेशन को और अच्छा प्रमोट करने के लिए, बच्चों के अंदर एक अलग तरह की भावना तैयार करने के लिए कि और अच्छा पढ़े, तो क्या करते हैं, एक अच्छा खासा अमाउंट जैसे कि ₹1,00,000 उन्होंने ट्रस्ट को दे दिया और कहा कि इसको आपको क्या करना है, कहीं पे इन्वेस्ट करके रख देना है, एक जो भी इंटरेस्ट पे आप इन्वेस्टमेंट कर दो, वो इंटरेस्ट का जो भी पैसा मिलेगा वो पैसा आपको हर साल क्लास में जो फर्स्ट आता है, सेकंड आएगा, उन बच्चों को एज ए प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करना है। इंडोमेंट फंड, तो ₹1,00,000 को तो ट्रस्ट हाथ नहीं लगा सकती, लेके उसको कहीं पे रख देगा, इन्वेस्टमेंट कर देगा। इसलिए एंडोमेंट फंड ट्रस्ट का लायबिलिटी है और ट्रस्ट का वो असेट्स भी होता है। अगर रिसिप्ट साइड दिया हुआ है तो लायबिलिटी साइड लिख देंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट के, और वही असेट साइड दिया होगा, रिसिप्ट साइड दिया रहेगा तो लायबिलिटी में, वही पेमेंट साइड दिया होगा तो आपको असेट साइड लिखना है क्लोजिंग बैलेंस शीट में। लेकिन उससे जो हमको पैसे मिलेंगे तो उसको हम क्या करेंगे, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन में यूज़ करेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइसेस जो भी होगा वो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाएंगे। वो किस तरह से करना है वो सम करते समय हमको पता चल जाएगा। फिर उसके बाद है गवर्नमेंट ग्रांट। बहुत सारे ट्रस्ट इतने अच्छे होते हैं, बड़े लेवल पे काम करते हैं, तो गवर्नमेंट भी उनको हेल्प करती है, तो गवर्नमेंट से पैसे मिलते हैं। एजुकेशनल सेक्टर में ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों ने स्कूल खोला है, तो गवर्नमेंट उनको हेल्प करती है कि हम स्कूल नहीं खोल पा रहे, मतलब गवर्नमेंट स्कूल नहीं खोल पा रहे, लेकिन आपने अपने पैसों से स्कूल खोला है तो हम अपने तरफ से कुछ ना कुछ आपको हेल्प करते रहेंगे। तो गवर्नमेंट से ग्रांट मिलता है साल में। तो इट इज़ गिवन बाय गवर्नमेंट फॉर द जनरल और स्पेसिफिक पर्पस, बराबर। तो अगर जनरल पर्पस होगा तो कहाँ जाएगा, इनकम में आएगा। देखो किस तरह से मैंने लिखा है, जनरल पर्पस के लिए रहेगा तो कहाँ पे जाएगा, इनकम में। वही स्पेसिफिक पर्पस में होगा तो कहाँ पे चला जाएगा, वो क्लोजिंग लायबिलिटी में। तो ये याद रखो। फिर और क्या क्या हो सकता है रिसिप्ट साइड में। देखो रिसिप्ट साइड में हमने देखा एडमिशन फीस जिसको एंट्रेंस फीस बोलते हैं, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, लेगेसी, एंडोमेंट फंड, गवर्नमेंट ग्रांट्स। अब उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, रेवेन्यू, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। अब ट्रस्ट है तो न्यूज़पेपर, मैगजीन ये सब रखा होता है, तो साल में वो रद्दी बेच दिया जाएगा, तो सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर ये सब इनकम में आएगा। हायर रेंट हॉल, ट्रस्ट बड़ा है, उनके पास हॉल है, कभी कभी कोई ट्रस्ट के पास ग्राउंड होता है तो रेंट पे देती है शादी के लिए या कोई फंक्शन के लिए, तो इससे ट्रस्ट को ही फ़ायदा होता है, पैसे मिलते हैं। तो वो सब रेंट क्या होगा, ट्रस्ट का इनकम है, रेवेन्यू इनकम। टेनिस कोर्ट रिसिप्ट, सेम चीज़ मैंने बताया, एक गेम का बना के रखा हुआ है जहाँ पे आप रेंट पे लेके खेल सकते हो, क्रिकेट खेल सकते हो, कबड्डी खेल सकते हो या टेनिस खेल सकते हो,
उसमें ट्रस्ट को पैसे मिलते हैं तो आएगा। साथ साथ में मिसलेनियस रिसिप्ट और बहुत सारे रिसिप्ट हो सकते हैं, जैसे कि आपके पास ट्रस्ट का स्विमिंग पूल है तो स्विमिंग पूल में आप देखते हो कि स्विमर के लिए एक लॉकर रखा जाता है, लॉकर रेंट पे दिया जाता है तो एक रिसिप्ट हो सकता है। फिर सेल ऑफ असेट्स, ध्यान दो सेल ऑफ असेट्स, बराबर सेल ऑफ असेट्स तो क्या है, कैपिटल रिसिप्ट है। देखो मैंने यहाँ पे स्टार किया है, स्टार, तो कैपिटल रिसिप्ट आपके असेट्स में से माइनस होगा और जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा वो यहाँ दिखेगा। टूर्नामेंट फंड का भी एंडोमेंट फंड से रिलेट कर रहा हूँ मैं, एंडोमेंट फंड के साथ में टूर्नामेंट फंड क्या होगा, रिलेट होगा, बराबर। ये सम करते समय हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर एनी एंटरटेनमेंट रिसिप्ट, ठीक है। अब ये तो हो गया रिसिप्ट साइड। उसी तरह से आप पेमेंट में ध्यान दो तो पेमेंट में कौन कौन सी चीज़ें आती है, ट्रस्ट का जो जो पेमेंट है। देखो स्टार्टिंग में जो आपका बैलेंस ब्रॉट डाउन ओवरड्राफ्ट लिखा है तो मैंने बताया कि अगर ट्रस्ट के पास ओपनिंग पॉजिटिव बैलेंस है तो रिसिप्ट साइड दिखेगा और वही नेगेटिव बैलेंस है तो ओवरड्राफ्ट दिखेगा, ठीक है। नेगेटिव बैलेंस है तो ओवरड्राफ्ट दिखेगा। अब हमारे पास जो स्टाफ काम पे उनको सैलरी दी जाएगी, कभी कभी सैलरी देते समय लेट हो जाएगा तो लास्ट ईयर और करंट ईयर दोनों मिला के देंगे। जो करंट ईयर का होगा उसको हम एक्सपेंडिचर में डालेंगे, जो लास्ट ईयर होगा तो वो क्या हो गया आपका, लास्ट ईयर है तो ओपनिंग लायबिलिटी में जाएगा और जो करंट ईयर का होगा वो एक्सपेंडिचर में। हॉनोरेरियम, हॉनोरेरियम को हम सैलरी बोल सकते हैं लेकिन सैलरी क्या होता है आपका, कंपल्सन होता है, परमानेंट होता है कि आपके पास एक रेगुलर स्टाफ है जिसको आपको सैलरी देना ही है और सुबह आके आपका 9 बजे ट्रस्ट खोलेगा, जितने भी ऑफिशियल वर्क होता है करेगा और शाम को जाएगा, ड्यूटी की तरह काम करता है। लेकिन वही हॉनोरेरियम जो होता है वो ऐसा होता है कि ट्रस्ट के अंदर कभी कभी कुछ लोग आते हैं, ट्रस्ट का काम करते हैं अपने मर्जी से, अपने आने जाने का समय देते हैं, वहाँ बैठते हैं, जैसे कोई डॉक्टर से बड़े लेवल पे है लेकिन ट्रस्ट में आके उन्होंने 3-4 दिन अपनी तरफ से सर्विस दिया, तो ऐसे लोगों को ट्रस्ट क्या करती, हॉनोरेरियम देती है। तो लिखा है इट इज़ द अमाउंट पेड टू द स्पेशलाइज्ड पर्सन हु इज़ नॉट द एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज़ द अमाउंट पेड टू द आर्टिस्ट फॉर गिविंग परफॉर्मेंस, गेस्ट लेक्चर्स एट्सेट्रा। इट इज़ रिकरिंग इन नेचर। तो एक्सपेंडिचर, रेंट एक्सपेंडिचर, प्रिंटिंग एक्सपेंडिचर, प्राइजेस का मैंने अभी बताया कि जो प्राइजेस एंडोमेंट फंड का मिलेगा वो है, ये हम लोग करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, टेलीफोन, रिपेयर्स, ऑफिस एक्सपेंस, अपकीप मतलब ही गार्डनिंग, गार्डन को जो हम लोग साफ सुथरा करते हैं उसको बोलते हैं अपकीप। इंश्योरेंस, परचेज ऑफ मेडिसिन, अगर आपका कुछ लेबोरेटरी टाइप या क्लिनिक टाइप कोई ट्रस्ट है तो आप मेडिसिन परचेस करते हो आपके मेंबर्स या जो भी पेशेंट आता है उनको देने के लिए। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल पेमेंट। तो आपको एक्सपेंडिचर में नहीं लिखना पड़ेगा, कहाँ लिखना पड़ेगा, क्लोजिंग असेट्स में। मैंने पहले बताया कि आपको देखना है कि रेवेन्यू है कि कैपिटल है। रेवेन्यू होगा जो रेगुलर होता है एक्सपेंडिचर में लिखेंगे और जो नॉन रेगुलर होता है वो आपका असेट साइड में जाएगा। परचेज ऑफ एसेट्स भी वही हो गया, क्लोजिंग बैलेंस शीट के असेट साइड में। एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, जैसे साल में हम एनुअल फंक्शन करते हैं तो वहाँ के लिए खर्च हो गया, तो ये भी एक्सपेंडिचर में काउंट होगा। इसके अलावा और मिसलेनियस एक्सपेंडिचर होगा तो हम लोग एक्सपेंडिचर में उसको लिख लेंगे, ठीक है। तो ओपनिंग जो था, ओपनिंग वो डेबिट में आया, मतलब रिसिट साइड आया, तो क्लोजिंग जो है वो आपका पेमेंट साइड में दिखेगा, बराबर, पेमेंट साइड दिखेगा। ओवरड्राफ्ट होगा तो ओपनिंग जो होगा वो पेमेंट साइड दिखेगा, ओपनिंग दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ पर, बराबर।
और वही ओवरड्राफ्ट क्लोजिंग होगा तो कहाँ चला जाएगा, रिसिप्ट साइड। ये यहाँ पर इस तरह से। तो ये हम लोगों ने रिसीट एंड पेमेंट को डिस्कस कर लिया। अब आपके दिमाग में पता चल जाएगा कि किस तरह से रिसीट एंड पेमेंट होता है, उसको किस तरह से आपको स्टडी करना है। अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने एक चीज़ छोड़ के रखा था, इसको निकाल देता हूँ मैं। ओपनिंग बैलेंस शीट देखा ना यहाँ पे, ओपनिंग बैलेंस शीट। तो ओपनिंग बैलेंस शीट, दिस इज क्लोजिंग बैलेंस शीट ऑफ द अर्लियर ईयर। इन दिस ओपनिंग असेट्स एंड ओपनिंग लायबिलिटीज आर रिकॉर्डेड। ओपनिंग कैपिटल फंड इज कैलकुलेटेड फ्रॉम दिस ओपनिंग कैपिटल फंड। तो मैंने बताया कि सम में अगर लास्ट ईयर का डिटेल दिया होगा तो हम कहाँ लिखेंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखेंगे, और इसको क्लोज करके जो मिलेगा उसको बोलेंगे हम लोग ओपनिंग कैपिटल फंड। ठीक है। अब आते हैं हम लोग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इट इज लुक लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आप नीचे देखो, तो जैसा हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे वैसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो एक्सपेंडिचर है, मतलब डेबिट एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट इनकम एंड गेन। तो अब करना क्या है आपको, एक्सपेंडिचर जो भी करंट ईयर का होगा वो सब यहां पर आएगा एक्सपेंडिचर, और करंट ईयर का जो भी इनकम होगा वो यहां पर आ जाएगा। ठीक है। और इसको जब हम लोग क्लोज करेंगे तो अगर इनकम इज मोर देन द एक्सपेंडिचर तो हमको क्या मिल जाएगा, सरप्लस, बराबर, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर द एक्सपेंडिचर। इफ द एक्सपेंडिचर इज मोर तो विल गेट द डेफिसिट। इसका फंडा यही है आपका। अभी हमने देखा कि जो भी पेमेंट था, रिवेन्यू पेमेंट, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो सब एक्सपेंडिचर साइड में आएगा। तो यहाँ पे मैं रीड करते जाता हूँ, सैलरी, टेलीफोन, प्रिंटिंग, पोस्टेज, इलेक्ट्रिसिटी, न्यूज़पेपर, इंश्योरेंस, परचेज ऑफ मेडिसिन, रिपेयर्स, अपकीप ऑफ गार्डन्स, वेजेस, मिसलेनियस एक्सपेंस, रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन जो एडजस्टमेंट के थ्रू करेंगे, बैड डेब्ट्स, इसके चांसेस बहुत कम है ट्रस्ट में, मैगजीन एक्सपेंसेस, और लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स में बताया था कि जब कोई असेट सेल होगा तो उसमें अगर लॉस होगा तो यहाँ पे आएगा, अगर प्रॉफिट होगा तो इनकम साइड आएगा। अब रिसिप्ट साइड में ये देखा जाए तो थोड़ी देर के लिए सब क्या था, रिसिट एंड पेमेंट जो हमने किया अकाउंट, उसका ये क्या था, पेमेंट साइड, बराबर। और रिसीट एंड पेमेंट का रिसिप्ट साइड जो है वो क्या हो गया आपका, इनकम। लेकिन जो रिवेन्यू होगा उसकी बात कर रहा हूँ मैं, और ये भी जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा उसकी बात कर रहा हूँ मैं। जैसे सब्सक्रिप्शन फॉर एनुअल डिनर, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट ग्रांट्स, हायर रेंट ऑफ हॉल, प्रोसीड्स फ्रॉम द चैरिटी शो, proceeds from the entertainment, miscellaneous receipt and profit on sale of assets. थोड़ा सा इसका थ्योरी पार्ट ऊपर मैंने दिया हुआ है, इसको रीड कर लेता हूँ। इट इज़ प्रिपेयर फॉर द करंट ईयर। इस लाइन को आप हमेशा याद रखना, करंट ईयर। इनकम एक्सपेंडिचर में आपको करंट ईयर का फिगर्स दिखेगा। It includes transaction relating to current year only, revenue receipt and the revenue
पेमेंट, बराबर, revenue receipt and the revenue payment. It also includes non cash items. receipt and payment में non cash items नहीं आते, लेकिन income expenditure में non cash items भी आएंगे, जिसको बोलते हैं outstanding expenses, prepaid, ये सब चीज़ें आएगा, bad debts, depreciation. इसको बोलते हैं इट इज़ ए नॉमिनल अकाउंट. रिसिट एंड पेमेंट क्या आता है? रियल अकाउंट, कैश. ये क्या है? इनकम एक्सपेंडिचर, इसलिए बोलते हैं इसे नॉमिनल अकाउंट. इट इज़ प्रिपेयर टू फाइंड आउट सरप्लस और डेफिसिट ऑफ द करंट ईयर. इट इज़ जस्ट लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विच वी यूज टू प्रिपेयर फॉर ट्रेडिंग कंसर्न. जैसे हम ट्रेडिंग कंसर्न मतलब प्रॉफिट मोटिव बिजनेस में यूज़ करते थे प्रॉफिट लॉस अकाउंट, उसी तरह से ये भी दिखाई पड़ता है. फिर इनकम एक्सपेंडिचर के बाद हम कैपिटल फंड अकाउंट बनाएंगे. बहुत लोग नहीं बनाते, लेकिन हम आंसर को सिंपल करने के लिए बनाएंगे. जैसे हम लोग कैपिटल अकाउंट फाइनल अकाउंट बनाते हैं, उसी तरह से ये भी है. तो जो भी कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस होगा, तो बाय बैलेंस बीडी जो ओपनिंग बैलेंस शीट से आया होगा, और उसके बाद में एंट्रेंस फीस और लेगेसी को अगर उन्होंने बोला है कि कैपिटलाइज करो. कैपिटलाइज का मतलब होता है कि लॉन्ग टर्म तक यूज़ करना है, लॉन्ग टर्म में यूज़ करना है. इसलिए इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा पार्ट नेक्स्ट ईयर में शिफ्ट करते हैं. तो कैपिटल फंड का ही पार्ट हो गया, तो इसमें लिखा जाता है. तो अगर सम में लिखा है कि डोनेशन इज टू बी कैपिटलाइज, लेगेसी फीस इज टू बी कैपिटलाइज, एंट्रेंस फीस इज टू बी कैपिटलाइज, तो कैपिटल फंड में यूज़ होगा जो नेक्स्ट ईयर के लिए ट्रांसफ़र होगा. और कभी कभार अगर कोई चीज़ हम पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं तो उसे क्या बोलेंगे? ड्राइंग्स. और सरप्लस आया होगा तो कैपिटल फंड ऊपर चला जाएगा. ये देखो यहाँ से सरप्लस आ गया है. और वही डेफिसिट आया होगा तो हमारा कैपिटल फंड रिड्यूस हो जाएगा, जैसे नेट प्रॉफिट और नेट लॉस होता था. उसके बाद है हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस शीट. जो भी करंट ईयर में हमने असेट्स क्रिएट किया है, लायबिलिटी क्रिएट ये किया है, साथ साथ में जो हमारे पास असेट्स पुराने रखे होंगे, लायबिलिटीज़ जो पुरानी पेंडिंग्स है, वो सब क्लोजिंग बैलेंस शीट में आता है. जो लिखा है दिस इज करंट ईयर बैलेंस शीट. इन दिस क्लोजिंग assets and closing liabilities are recorded. It is tallied. It means assets and liabilities become same. तो देखो, जो भी पहले का assets, पहले की liabilities थी लास्ट ईयर की, वो ओपनिंग बैलेंस शीट में चला गया. फिर अगर उसको हमने सेल नहीं किया होगा, या लायबिलिटी जो अभी तक पेंडिंग है हमने पे नहीं किया होगा, तो क्लोजिंग में भी आ जाएगा. जैसा मेरे पास लैंड एंड बिल्डिंग था और पूरे ईयर में हमने कोई नया लैंड बिल्डिंग लाया नहीं हमने नया कोई लैंड बिल्डिंग सेल किया, तो नीचे तक आ जाएगा, मतलब रनिंग कंडीशन में होगा तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी दिखेगा. उसी तरह से फर्नीचर हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, वो सब दिखते हैं. तो जो भी पहले का रखा हुआ असेट्स और लायबिलिटी है, साथ साथ में हमने जो करंट ईयर में नया असेट्स और नया लायबिलिटी क्रिएट होगा, वो सब कहाँ चला जाएगा? आपके इस बैलेंस शीट में चला जाएगा. बराबर, इस बैलेंस शीट में चला जाएगा. तो असेट्स में क्या क्या आता है आपको पता ही है. कैश, बैंक बैलेंस, फिक्स डिपॉजिट, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, लैंड, फर्नीचर, प्लांट, इक्विपमेंट, प्लेग्राउंड, मोटर व्हीकल, लाइब्रेरी बुक्स. अगर आपकी लाइब्रेरी है तो लाइब्रेरी बुक्स आपके लिए असेट्स हो गया. मटेरियल, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, कैरम बोर्ड, टेबल टेनिस के लिए टेबल, वो सब. स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, जो स्टेशनरी आपने यूज़ नहीं किया है, बहुत सारी स्टेशनरी आपके पास रखा हुआ है गोडाउन में. स्टॉक ऑफ ड्रग्स भी उसी तरह से है. लोन गिवन, अक्रूड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट आना बाकी है. एडवांस पेमेंट, अगर आपने एडवांस में पेमेंट कर दिया होगा वो आएगा. फिर आउटस्टैंडिंग इनकम पे आप ध्यान दो. आउटस्टैंडिंग इनकम पे आप ध्यान दो, भूलना मत, वो असेट्स होता है.
उसी तरह से असेट्स में हमारे पास कितना कैपिटल फंड है जो हम फ्यूचर में यूज़ करेंगे, प्राइस फंड जो हमने रखा हुआ है देने के लिए, बिल्डिंग फंड जो हमने रखा हुआ है देने के लिए, उसी तरह से हमारे पास एंडोमेंट फंड है, टूर्नामेंट फंड, चैरिटी फंड, स्पेशल फंड, क्रेडिटर्स, ओवरड्राफ्ट, लोन टेकन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और प्री रिसीव्ड इनकम मतलब सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, जो आने वाले टाइम का पैसा हमको मिल गया है। तो इस तरह से यहाँ पे एक टैली होना चाहिए। बोला सर आपने थ्योरी इतना सारा बता दिया, अब दिमाग में कैसा रखना है? अब दिमाग में आपको इस तरह से रखना है कि सम में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया होगा और एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया होगा। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन। आंसर में क्या बनाना है? ओपनिंग बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, कैपिटल फंड और क्लोजिंग बैलेंस शीट। ठीक है, इस तरह से। तो जो भी रिसीट एंड पेमेंट होता है, रिसिप्ट मोस्टली क्या होता है आपका इनकम और पेमेंट मोस्टली क्या होगा आपका एक्सपेंसेस। तो ये दिख रहा है आपको, ये आ जाएगा आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। इसी तरह से रिसिप्ट में जो भी लास्ट ईयर का होगा, पेमेंट में जो भी लास्ट ईयर का होगा वो कहाँ चला जाएगा? ओपनिंग बैलेंस शीट में। और उसी तरह से जो भी रिसीट एंड पेमेंट नेक्स्ट ईयर का होगा वो कहाँ चला जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट में। और एडजस्टमेंट के हमको दो इफेक्ट देते जाने। फिलहाल आप थोड़ा सा समरी के तौर पे रखो। सम करते समय हम लोग स्टार्टिंग के 2-3 सम बहुत धीरे धीरे करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद जो हम लोग चालू करेंगे वो एडजस्टमेंट चालू करेंगे, बराबर। एडजस्टमेंट पे आएंगे जो हम लोग थोड़ी देर के बाद देखेंगे एडजस्टमेंट्स। एक बार एडजस्टमेंट हो जाएगा तो हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पूरी तरह से चालू कर सकते हैं। ओके।